बीच में ना मुझे एक वक्त था जबकि गुस्सा आता था कि यार मैं तुम्हारे लिए गाने भी लिखूं, मैं बाद में ये भी लिखूं कि यार मुझे मुझे पहचानो, मैंने लिखा है ये गाना। आतिफ नेवर सेड बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते। राजशिखर फर्स्ट सेड दिस। मोहित सर के साथ पहला कोलैबोरेशन था मेरा। यादी सर भी उनके तरफ से अगर कुछ आता है तो आपको किस तरीके से अपने गानों में लेके आए। खान साहब यार वो जब बाहें फैलाते हैं ऐसे मुझे लगता है कि यार इसमें मेरा भी हिस्सा है। Hi everyone, this is Srijita Sen and you are watching me on Filmfare. Today I am joined by lyricist Raj Shekhar. So welcome to Filmfare. How are you doing today? बहुत अच्छा लग रहा है। 10 years in the industry, 100 songs. That's quite the achievement. First of all, congratulations on that. And now you've ever worked on two big projects, Sayyara and Aap Jaisa Koi. I'll obviously want to know about your experience on that. But first of all, how did the realization hit that 100 गाने कंप्लीट हो गए? वॉज इट लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर यू कि ठीक है चलो होता है, और डिड यू जस्ट सिट एंड लाइक पॉज्ड एंड लाइक थॉट अबाउट इट फॉर अ मोमेंट दैट ओ माय गॉड आई हैव कम सो फार? पहले तो मुझे याद नहीं था कि 100 गाने पूरे हो गए हैं। कुछ महीने पहले जब हम लिस्ट बना रहे थे कि जहाँ जहाँ पे क्रेडिट की दिक्कतें हैं, कुछ गानों में जहाँ क्रेडिट नहीं है, तो हमने सोचा कि यार वो अब ठीक करा लेते हैं। तो उससे पता चला कि वो ऑलमोस्ट हम लोग 100 टच करने वाले हैं रिलीज्ड। और फिर लगा अच्छा 100 हो गए तो अच्छा ही लग रहा था। पर मतलब पीछे मुड़ के देखना कई बार अच्छा लगता है कि कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पे हैं अभी। और बहुत ही दिलचस्प जर्नी रही ये, उतार चढ़ाव भरी। बीच में पीक्स भी देखे, वैलीज भी देखे, तो ओवरऑल मज़ेदार रहा। और देखिए मैं या कोई भी आर्टिस्ट अपने तरफ से तो वो 100 गाने कर ले या 1000 कर ले, जब तक ऑडियंस उसको गले से नहीं लगाती है और ऑडियंस आपके साथ नहीं होती है तो मुश्किल होता है। और इस पूरी जर्नी में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का, उन डायरेक्टर्स का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का और सिंगर्स का, और सबसे ज़्यादा अपनी ऑडियंस का, कि जिन्होंने इस जर्नी में बिल्कुल सर आंखों पे हमारे शब्दों को रखा। वो फीलिंग क्या आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग था जब ये रियलाइज़ किया आपने कि हाँ ठीक है 100 गाने हो गए हैं, अब सडनली रियलाइज़ कर रहे हो आप? दरअसल जब ये 100 गाने वाला वक्त था तो इतने सारे डेडलाइंस के बीच में हूँ कि मैं सही से उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया हूँ। कभी कभी आपको देखना होता है कि अच्छा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, अभी बहुत सारी डेडलाइंस के बीच में मैं हूँ। और ये दो फिल्म जैसा आपने कहा कि अभी रिलीज पे है, आप जैसा कोई और सैयारा, तो एक बार ये फिल्में आ जाएं ऑडियंस के पास, थोड़ा सा वक्त लूंगा, तब सोचूंगा कि क्या किया, कैसा किया। आपने बहुत सारे हिट गाने लिखे हैं, जो गाने अभी भी लोग सुनते हैं, इतना प्यार दिया है लोगों ने गानों को। कौन सा वो ऐसा गाना था जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि जब किसी एक्टर का कोई फिल्म हिट होता है एंड कंपेयर टू जब कोई किसी लिरिसिस्ट का, किसी राइटर का कोई सॉन्ग हिट होता है, जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिलता है वो बहुत अलग है। तो क्या वो रिकग्निशन, वो फेम आपको बहुत ही इमीडिएटली मिला या वो प्रोसेस आपके लिए बहुत डिलेड था? एंड कौन सा वो था जो टर्निंग पॉइंट था आपके करियर में? हर गाना बहुत ही उसकी एक अलग कहानी है, वो अलग चीज़ें आपको सिखाती है। पर तनु इट्स मनु पहली फिल्म थी, तो वो तो मतलब एक और मैं अपने आप को एक एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट कहता हूँ। मैं यहाँ पे लिरिसिस्ट बनने नहीं आया था, मैं क्या करने आया था मुझे नहीं पता था। बस इस रास्ते में कुछ बहुत ही खूबसूरत लोग मिले जिन्होंने मुझे तराशा, जिन्होंने कहा कि आप इस तरफ देखें, ये रास्ता भी हो सकता है एक। और इसमें आनंद एल राय जो डायरेक्टर, हमारी पहली फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक तरीके से वो मेरे मेंटोर हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉन्ग के बजाय मैं कहूँगा कि एक एल्बम की तरह तनु इट्स मनु मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लिरिसिस्ट बनना है।
उसके बाद हर एक फ़िल्म के साथ कुछ नई चीज़ें आप सीखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के नए तरीके, नए किरदार आपको मिलते हैं। कुछ किरदार जिनको कि आपने बहुत करीब से कभी नहीं देखा है। पर जैसे रणविजय का किरदार जो जो पहले भी मैं गाता है, या सांड की आँख में वो 2 बूढ़ी दादियाँ, अ, बहुत खूबसूरत एक बात ये है कि आप बहुत इनर कोर को जान पाते हैं कैरेक्टर के। इस तरीके से हर गाना, हर एल्बम एक तरीके से बहुत एक खूबसूरत जर्नी रही है। विशाल मिश्रा जी के साथ भी आपके जितने कोलैबोरेशंस रहे, आप दोनों ने बहुत अच्छे गाने प्रोड्यूस किए हैं साथ में। सो क्या ऐसी चीज़ें इस बॉन्ड के बारे में, इस रिलेशन के बारे में विद जस्ट क्लिक्स? विशाल के साथ विशाल से बहुत तनुवर्स मनु रिटर्न्स के समय में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। वो एक गाना गाने के लिए आए थे। अनफॉर्चुनेटली वो गाना उसकी आवाज़ में नहीं रह पाया फ़िल्म में, क्योंकि उस वक्त विशाल की आवाज़ थोड़े एक मतलब बहुत ही यंग आवाज़ थी और यहाँ मैडी सर के ऊपर फ़िल्माया जाना था। बट उस दौरान ये हुआ कि हमारी मुलाकात हुई और फिर धीरे-धीरे करके हमने कई गाने किए साथ में, कई फ़िल्में की। इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरे गाने विशाल के साथ ही होंगे। एक तो ट्रस्ट बहुत है एक दूसरे के ऊपर एज एन आर्टिस्ट। जो एक म्यूज़िक रूम होता है ना, उसमें एक बहुत ट्रस्ट का मामला होता है, क्योंकि हम या कोई भी कंपोज़र वो एक बहुत ही वल्नरेबल सेल्फ को खोलता है आपके सामने। अ, आज के दिन में विशाल जानता है कि मैं किसी ख़ास चीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करूँगा। इसलिए नहीं कि सिर्फ़ गाने में नहीं, मैं कहाँ से सोचता हूँ, किस लोकेशन से जाके उन किरदारों को, उन सिचुएशंस को देखता हूँ। ये इसमें एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है, और ट्रांसपेरेंट आप तभी हो सकते हैं किसी के साथ जबकि आपको एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो। दूसरा एक हक भी है। कई बार वो मुझसे बातें मनवा लेता है कि नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। कई बार मैं उससे कहता हूँ कि नहीं ये नहीं, ऐसे करते हैं। तो वो एक ट्रस्ट और हक की जो बात है ना, वो शायद वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है। अपना कमिंग बैक टू दीज टू बिग प्रोजेक्ट सैयारा और आप जैसा कोई, इन दोनों फिल्मों में आपका कितना इन्वॉल्वमेंट था डायरेक्टर के साथ या स्क्रीन राइटिंग प्रोसेस में? क्योंकि मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू पढ़ा था जहाँ पे आपने कहा था कि एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना, रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर के बीच। तो इन दोनों फिल्में कैसा था आपके लिए? आप जैसा कोई में विवेक सोनी के साथ ये दूसरी फ़िल्म है। इससे पहले मीनाक्षी सुंदरेश्वर में उनके साथ काम किया था, और जो उसके कंपोज़र हैं जस्टिन प्रभाकरन, उनके साथ भी ये दूसरी फ़िल्म है, दूसरी हिंदी फ़िल्म है। मीनाक्षी में मैं बहुत देर से आया था, तब तक स्क्रिप्ट हो चुकी थी, पर आप जैसा कोई कि स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट से लेके जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या देखेंगे, वो मैं उस जर्नी का पार्ट रहा हूँ। तो बहुत ही गिव एंड टेक जैसा रिश्ता रहा है। किरदारों ने गानों से कुछ लिया, गानों ने किरदारों से कुछ लिया, और इस तरीके से बात आगे बढ़ती रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे व्हाट्सएप पे कोई ट्यून मिल गई, मैं नहीं जानता हूँ उन किरदारों के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में, और मैंने उस पर गाना लिख दिया। एक तरीके से प्रोफेशनल था ये, बट बहुत पर्सनल भी एक वो था, क्योंकि विवेक के साथ और जस्टिन के साथ एक बहुत अच्छा एक तालमेल है, कोलैबोरेशन जो रियल सेंस में कोलैबोरेशन है। और दूसरी बात यह है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो ना, कि आपको डिसाइड करना है कि ये जब डायरेक्टर आप पे छोड़ दे कि आप देखो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि आप अगर ना कह रहे हैं तो ना होगा, वो हाँ कह रहे हैं तो हाँ होगा।
बहुत मज़ेदार रहा आप जैसा कोई में उनके साथ काम करना। और छोटी छोटी जगहों पे आप जब फिल्म देख रहे हैं, कुछ गाने तो एल्बम में हैं, कुछ गाने जो कि बैकग्राउंड में हैं, जो कि शायद रिलीज़ ना हो, पर उसमें भी मैंने लिखा। और विवेक ने बहुत हक के साथ कहा कि ये यहाँ पे ये एक जगह है जहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ धुन से बात नहीं बढ़ेगी, मुझे कुछ कहना है यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूट किया। मोहित सर के साथ पहला कोलैबोरेशन था मेरा। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था कि हम साथ में काम करेंगे, और बहुत पहले एक फ़िल्म में हमने कुछ किया था, पर तभी उस तरीके से बात बनी नहीं। और उनका जो आप एक हिस्ट्री देखें उनकी कि म्यूज़िक के साथ उनका क्या वो रहा है, लगातार बैक टू बैक उन्होंने अच्छे गाने इंडस्ट्री को दिए हैं। मतलब उनके गाने तो शुरुआत के दिनों में हम लोग, मैं कॉलेज में था जब, तो सुनते थे कि अच्छा ये गाना है, ये गाना है। उनकी फिल्मों में गाना बहुत ही इम्पोर्टेंट, म्यूजिकल पूरा एक वो फील रहता है उनके फिल्मों में। जी जी जी, बहुत इम्पॉर्टेंट। और वो बहुत मेहनत करते हैं अपने गानों पे, बहुत मेहनत करते हैं। वो आपके साथ बैठ के स्टूडियो में और वो वाला नहीं है कि ऐसा करके ले आइए आप, वो वाला नहीं है, साथ में करते हैं। तो वो इन्वॉल्व भी वहाँ पे, मैं कहता हूँ कि वो इंटरफेयर नहीं करते, वो आपके साथ इन्वॉल्व हो के उस चीज़ को बेहतर करते हैं। मज़ा आता है जब इस तरीके से साथ में आके लोग काम करते हैं, तो अच्छा लगता है। आप जब धर्मा या YRF जैसे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हो, उनके साइड से कभी कोई आउटपुट, आई मीन सॉरी इनपुट या इंटरफेरेंस कभी आता है? ऑल्सो बिकॉज आप जिन हीरोज़ के लिए, जिन एक्टर्स के लिए लिख रहे हो, उनकी किसी इमेज का ध्यान रखने वाली बात, ऐसा कभी उनके साइड से कोई भी इनपुट इस तरह का आता है? देखिए, धीरे धीरे काम करते हुए आपको बात ये समझ में आती है कि अगर कोई चेहरा हो आपके सामने में, तो उसमें किस तरह की चीज़ें उस पर जाएंगी। आप जैसा कोई की अगर बात करूँ तो मैडी सर के साथ मैंने तनु वेड्स मनु दोनों पार्ट वो किया था, तो मुझे पता है कि उनकी इमेज एक सॉफ्टर, एक सौम्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस तरह के एक इंसान की है। अगर मैं उनके ऊपर पहले भी मैं जैसा एक गंजी उस तरह का वो दूं तो शायद नहीं चलेगा। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, थोड़े से शब्द मैंने बदले हैं, और गाना है कि मिला तुझे तो ये लगा, क्यों ना तुझे पहले मिला। पर वही शब्द हैं और दुनिया बदल गई है। इस आप जैसा कोई, मैं डेफिनेटली करण सर की तरफ से कुछ चीज़ें सुझाव आए थे, मैं इंटरफेरेंस नहीं कहूँगा, इतना काम किया इन लोगों ने कि मतलब इनके जो सुझाव होते हैं आपसे उनसे सीखते हैं कुछ। तो यादी सर भी उनके तरफ से अगर कुछ आता है तो आपके लिए मतलब लगता है कि हाँ चलिए अच्छा, मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा था, और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट है, तो उसको आप कोशिश करते हैं कि उसको किस तरीके से अपने गानों में लेके आएँ। When you started 10 years ago, तब टाइम थोड़ा अलग था, अब थोड़ा अलग है इन द सेंस कि अब इतना सब कुछ डिजिटल हो गया है, इतना सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है हर एक चीज़ में, लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है। लोग सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि सर हुक लाइन के पीछे ही वो दौड़ते हैं। तो आपका इन दैट सेंस आपके काम के तरफ कोई आपका अप्रोच चेंज हुआ है, और इज इट द सेम? दो चीज़ें हैं, एक तो पहले आपको गाना हिट होता है या कि फ्लॉप होता है, वो चलती हैं चीज़ें कि नहीं चलती हैं, ये आपको पता नहीं चलता है बहुत देर तक। अगर आप इस खुशफहमी में हैं कि आपका गाना चल रहा है तो आप खुश रहिए। अगर या किसी ने कह दिया कि आपका गाना उतना अच्छा नहीं कर रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कभी। पर अभी डिजिटल मीडिया के कारण ना आपको सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। आप इस वक्त मैं यहाँ बैठे हुए देख सकता हूँ कि मिला तुझे या सारे जग में जो है वो कहाँ सुना जा रहा है, किस शहर में सुना जा रहा है, किस एज ग्रुप के लोग सुन रहे हैं। जहाँ तक हुक लाइन की बात है, मैंने पर्सनली कभी हुक लाइन को सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं माना गाने में।
इश्क है कि जैसे एक हमारा हाँ। गाना है, वो हुक लाइन जैसी कोई बात नहीं है। आ, ये बार बार कहा जाता है कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, पर इश्क है जैसा गाना लगभग 6 मिनट का है। उससे पहले ऐसे क्यों जो गाना है मिसमैच का, हाँ। वो भी लगभग मुझे लगता है 5 मिनट कुछ सेकंड का है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, कितनी साफ गोई से अपनी बात कहते हैं, कितना इंक्लूसिव है आपका गाना। अ, मैं गाना लिखने के बाद एक सवाल खुद से पूछता हूँ कि क्या ये गाना किसी की ज़िंदगी में कुछ भी असर डालेगा? अगर उसका जवाब मिलता है नहीं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, पर ये सिर्फ किरदारों के लिए है। पर अगर वो असर डाल रहा है, तो मुझे लगता है कि गाना में एक यूनिवर्सल एक अप्रोच है, और उससे लोगों को, जब वो दर्द में होंगे, जब वो खुशी में होंगे, जब वो नाचना चाहेंगे, जब वो उदास होंगे, उन सारी जगहों पे वो गाना सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं लिखने से पहले इतना नहीं सोचता हूँ कि फार्मूले पे मैं नहीं जाता हूँ। उस वक्त दिल क्या कह रहा है, किस तरीके से उन सारी चीज़ों को साथ रखते हुए मैं रिएक्ट करता हूँ, कितना ऑनेस्टली मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ खुद को, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पर आपको कभी ऐसा ब्रीफ मिला है कोई कि इस टाइप का सॉन्ग लिखिए जो रील पे ज़्यादा चलेगा, या लोग ज़्यादा उस गाने को एक लाइन याद रखेंगे, कभी इस तरह का ब्रीफ? अच्छी बात ये भी, अच्छा भी लगता है कभी कभी जब आपके अपने ही गाने का रेफरेंस आपको दिया जाता है। अच्छा। कि यार ऐसे क्यों जैसा गाना चाहिए, कितने दफ़े जैसा गाना चाहिए, या वो एक करीब करीब सिंगल में हमारा एक गाना था जाने दे, कि वैसा सा गाना चाहिए। आपको अच्छा भी लगता है, मैं मतलब इसमें ये नहीं कहूँगा कि मुझे गुस्सा, मुझे अच्छा भी लगता है, अरे वाह क्या बात है, आपके गाने ही आपको रेफरेंस में मिल रहे हैं। पर वो मुश्किल काम होता है, वो हिस्सा आप दे चुके हैं, वो बातें लिख चुके हैं। वापस से उन जगहों पे जाना वो तभी संभव हो सकता है कि जब वो किरदार आपको वहाँ पे ले जाए। और मुझे लगता है ये कोई गलत मांग नहीं है कि लोग प्रेफरेंस देते हैं, पर कई बार मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ फर्स्ट मीटिंग में कि मुझे ओवर ब्रीफ मत कीजिएगा, जब तक ज़रूरी नहीं है मुझे रेफरेंस मत दीजिएगा, क्योंकि रेफरेंस पे अगर हम गाने बनाने लेंगे तो वैसे ही गाने बनेंगे। फिर ये होगा कि शायद मैं पापा मेरी जान एक्सप्लोर नहीं कर पाता अगर सिर्फ रेफरेंस पे होता तो। पर उसमें मैं ये कहूँगा कि संदीप सर का एक ट्रस्ट कि उन्होंने कि आप, ये दुनिया है, ये एक कैरेक्टर है और ये उसका फादर है, इस दोनों के बीच के एक रिश्ते को अगर हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अच्छी बात उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया, तो आपको लगता है कि आप वहाँ पे खुद शामिल हैं उन गानों में, तो ये लगता है मुझे। मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया है ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, बाकी लोग मुझसे डिसएग्री कर भी सकते हैं, वो पहले गानों में जो मैजिकल फील था, उन गानों का जो लैंग्वेज था कंपेयर टू नाउ, मुझे उसमें ना वो बहुत डिफरेंस तो होगा ही, चलो क्योंकि ज़माना चेंज हुआ है, बट ऑल्सो आई थिंक दैट मैजिक इज़ समवेयर लैकिंग। जैसे इश्क है जैसे गाने में फिर भी देयर इज दिस पोएटिक फील टू इट, बट बहुत सारे गानों में मुझे लगता है द वे द राइटर्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और इमोशंस, मुझे कभी कभी वो मैजिक, वो लैंग्वेज चेंज की वजह से वो थोड़ा डिफरेंट लगता है कि नहीं है वो मैजिक। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है द चेंजिंग, जो मतलब जिस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं उसमें वो जो चेंज है, जो इवॉल्वमेंट हुआ है, जो भी हुआ है, उसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है? एंड ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग अ सॉन्ग, आपका कोर बिलीव, कोर आइडियोलॉजी, फिलोसफी क्या होता है? बहुत ही फिलोसफिकल सवाल है दूसरा आपका। पहला पार्ट जो है आपका कि अब वो बात नहीं लगती है, मैं इसको बोलता हूँ जाने कहाँ गए वो दिन सिंड्रोम। हाँ। आज के दिन में अगर मैं लिखूं कि गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम जमान, शायद लोग कहेंगे कि क्या है ये। ओवरऑल
हम जब गाना लिखते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है कि उसके एक तरफ कैरेक्टर होता है, एक तरफ सिचुएशन है, और वो सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, वो जा रही हैं किसी मार्केट में। ये एक आर्ट का वो पार्ट है जो कि जिसके साथ बहुत सारा फाइनेंसेस जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली हमें लोगों को ध्यान में रखते हुए, ख़ास करके ज़बान की बात मैं अगर करूं, तो लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लिखें। मैं एक चीज़ सुनाता हूँ आपको कि दिवस का अवसान समीप था, गगन भी था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमल निकुल वल्लभ की प्रभा। मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ, अगर मुझसे कहा जाए तो मैं इस ज़बान में भी लिख सकता हूँ, पर मुझे लगता है कितने लोग को समझ में ये बात आएगी। और फिर वहाँ पे ना हम फेल हो रहे हैं उस चीज़ को में कि हमें ऑडियंस तक अपनी बात पहुँचानी है ये। बट आपकी बात में एक बात मैं ज़रूर मैं इत्तेफाक रखता हूँ उससे, कि डेफिनेटली हमें और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने लैंग्वेज को लेके। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मुझे आजकल बहुत दिखाई देते हैं गानों में, और ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के कर रहा है, कई बार वो अनजाने में वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि मतलब नज़र में उस वक्त बहुत सारी चीज़ों के बीच में आप ध्यान नहीं देते और वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। जो दूसरा पार्ट है आपका कि कोर क्या है, तो पहले पार्ट को मैं ख़त्म करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हाय तौबा वाला मामला है। हाँ, हमें एज ए लिरिसिस्ट मुझे ज़्यादा सिंसियर होने की ज़रूरत है अपने लिरिक्स को लेके, मतलब एज ए कम्युनिटी में बात कर रहा हूँ। बट आज के दिन में भी कितने सुंदर गाने लिखे जा रहे हैं। इरशाद कामिल, वरुण ग्रोवर, स्वानंद किरकिरे या कौसर के कुछ गाने, मतलब मैं हर एक लिरिसिस्ट का, मैं बहुत सारों के नाम यहाँ नहीं ले पाऊँगा, पर हर एक कोई ना कुछ एक साल में एक गाना, अमिताभ भट्टाचार्य, एक गाना आता है इनका जो कि मुझे लगता है, मुझे जलन होती है, मुझे लगता है ये थॉट मेरे पास क्यों नहीं आया, ये शब्द मेरे पास क्यों नहीं है। और डेफिनेटली हम उनसे हमारा आपस में एक ऐसा वो है कि हम एक दूसरे को अप्रिसिएट भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो लगता है कि अरे यार ये थॉट मैं इसके पास से गुजर रहा था, पर यहाँ रुक जाना चाहिए था, मैं कहीं और चला गया। तो अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम हाय तौबा वाली स्थिति है। आपने कहा कि कोर क्या है, कुछ गानों में मैं कोशिश जो करता हूँ कि एक बैलेंस बनाने का, जिसमें कि मैं हावी ना हूँ, किरदार को रहने दो, जो कैरेक्टर है उसकी ज़बान में बात हो। शैलेंद्र एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट थे, वो एथिस्ट थे, ईश्वर में उनकी आस्था नहीं थी। वो एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है तीसरी कसम। उसमें वो एक गाना लिखते हैं, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। वहाँ पे जो किरदार है हीरामन, वो ईश्वर में उसकी आस्था है। तो शैलेंद्र अपना जो एक उनका एथिस्ट होना है, उसको साइड में रख के उस किरदार के साथ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे अपने बायसेस, अपने ईगोज़ को अलग करके, और ये सारे में शैलेंद्र साहब और साहिर, गुलजार साहब, ये सारे नाम वैसे हैं जो कि जब आप भटकते हैं कहीं पे, तो ये लोग वो होते हैं जो कि रास्ता दिखाते हैं आपको, एक लाइट हाउस की तरह। ये लगता है कि जब कुछ नहीं दिख रहा होता है तो आप इनके गानों की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है अच्छा इन्होंने इस तरीके से एक्सप्रेस किया था। मैं पर्सनली किरदारों के साथ जाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि हर गाने में एक लाइन, वो अब मेरा अपने साथ एक खेल है कि एक लाइन में अपने लिए लिखता हूँ, वो चुरा करके, जिसमें कि किरदार के साथ बाकी सारी चीज़ें। एक लाइन मैं आज से 5 साल बाद सुनूंगा तो कहूँगा हाँ ये लाइन मैंने अपने लिए लिखी थी।
आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा वो जो सिंड्रोम, वो क्या ज़माना था वो वाला सिंड्रोम, जो नॉस्टैल्जिया जो है, हम बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। मुझे एक और चीज़ वैसा लगता है पहले जैसे गानों के साथ एक बहुत ही लाइक इंटीमेट रिलेशन था। लाइक आई विल एक्सप्लेन व्हाई। व्हेन आई वाज इन स्कूल, हम लोग ऐसे गाने डाउनलोड करते थे, MP3 डाउनलोड, फिर उसको ब्लूटूथ से फ़ोन में लेना, फिर लिरिक्स उनको गूगल करना, नोटबुक में बैठ के सारे लिरिक्स लिखना, उसको याद करना, पूरे प्रोसेस को मेमोराइज करना। वो जैसे मुझे एक इंटीमेट रिलेशन जो भी था एक लिसनर का एक गाने के साथ, वो भी शायद नहीं है कहीं पे। मुझे दिस इज़ अगेन अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, यू माइट ऑब्वियसली डिसएग्री। नहीं देखिए, वो अब बिल्कुल आपका एक ओपिनियन है। मुझे लगता है कि मैं जब शुरुआत में जब पहली फिल्म आई मेरी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ खुद से। तो मैं जहाँ से आता हूँ, मधेपुरा एक छोटा सा शहर है बिहार में, वहाँ पे जो कचहरी है, कोर्ट, उसके सामने ना फट्टे पे नीचे ज़मीन पे किताबें बिकती थी। तो उसमें जब हम लोग स्कूल जाते थे देखते थे कि मुकेश के दर्द भरे नगमे, रफ़ी लता, ये इस तरीके से हमेशा उस पे ना सिंगर्स के नाम लिखे होते थे, इनके गाने इनके गाने। मैं सोचता था कि यार कभी मेरे नाम की कोई किताब होगी यहाँ पे, कि राजशेखर के गाने, राजशेखर के गीत। हमें तब नहीं पता था कि ज़माना इतना बदल जाएगा कि तब क्योंकि रेडियो पे गाने आते थे तो लोग सुनते थे, और वो फिर कब आएगा ये आपको पता नहीं होता था, इसीलिए लोग किताब खरीदते थे कि अच्छा ये गाना है, साथ में गाएंगे, सुन लिया। मुझे लगता है आज के दिन में ज़्यादा पर्सनल हो गया है। अगर मेरे हिसाब से मैं देखूं तो आज के दिन में कम्युनिटी लिसनिंग से ज़्यादा पर्सनल लिसनिंग है। मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, मैं कहीं गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरे पास कान में मैं कुछ लगाता हूँ और मैं सुनता हूँ। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कई सारे गाने जो कि गिल्टी प्लेजर होते हैं, वो भी आप सुन सकते हैं बिना बताए किसी को। बहुत सारे गाने ऐसे मेरे भी जो कि मैं शायद बाहर सुनने में ना मुझे थोड़ी सी लगे कि हाँ कि लोग जज करेंगे, पर मैं अंदर से पसंद करता हूँ उस गाने को। मुझे लगता है कि ज़्यादा पर्सनल हो गया है टेक्नोलॉजी के साथ ये। और अब तो लिरिक्स आपके ऐप पे आ रहे हैं, हालांकि उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। और लिरिक्स साइट पे तो मेरे ही गाने का अर्थ से अनर्थ निकला हुआ है। मतलब मैंने कहा हाँ ये तो मैंने नहीं लिखा था। कोई एग्जांपल दे सकते हो कौन से गाने का था वो? अरे बहुत सारे गानों का है। मतलब कितने दफ़े वगैरह का भी जैसे कि कितने दफ़े में लाइन है, कितने दफ़े मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों से ढूंढ के पिघला दूँ मैं चांद ये, तुम्हारे इन कानों में पहना भी दूँ बूंदे बना, और ये मैं सोच लूँ समझेगी तू जो मैं ना कह सका, पर मैं डरता हूँ अभी ना ये पूछे तू कहीं क्यों लाए हो ये यूं ही। हर जगह साइट पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे इन कानों में पहना भी दूँ बूंदे बना। तो मैंने बूंदे जो कान में वो होते हैं, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। हाँ, ड्रॉप। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर मेरे लिए वो मतलब मीनिंग बदल जाता है पूरे गाने का। ना अगेन ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आपने भी बहुत बोला है इस बारे में, बहुत सारे लिरिसिस्ट ने बोला है, बट दिस like topic will always be relevant, that is credit, due credit, lyricist getting their due credit. ये आप दुखती रग पे आप जैसे कि ये बहुत ही लाइक सेंसिटिव टॉपिक है ये, बट बहुत क्रूशियल है। बट एक और भी चीज़ मैंने देखा है कि हम बात तो बहुत करते हैं इस पर, बट कोई चेंज आपको ऑन ग्राउंड दिखा है अभी? आर थिंग्स एक्चुअली चेंजिंग? हो रहा है। 2-4 कदम हमने लिया है, पर बहुत मीलों का फासला भी तय करना है। इसके लिए हमें खुद बार बार, बीच में ना मुझे एक वक्त था जबकि गुस्सा आता था कि यार मैं तुम्हारे लिए गाने भी लिखूं, मैं बाद में ये भी लिखूं कि यार मुझे पहचानो, मैंने लिखा है ये गाना। ये तो जो मैंने अभी एक बात कही ना कि कचहरी के सामने जो फट्टे लगते थे, उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि साहिर के गीत, शैलेंद्र के गीत, वो हमेशा यही रहता था कि रफ़ी साहब के नगमे। मुझे कई बार बहुत अजीब लगता है ये देख के जब लोग कहते हैं कि व्हेन
आतिफ सेड बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, इट हिट्स डिफरेंटली। मुझे भी डिफरेंटली हिट करती है वो लाइन। आतिफ नेवर सेड बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, राजशेखर फर्स्ट सेड दिस। उसके बाद मैं किसी का कम नहीं कर रहा हूँ क्रेडिट, उनका एक अपना उसमें कंट्रीब्यूशन है गाने को लोगों तक पहुँचाने में, बट वो मुझे लगता है कि वो बात अभी भी कम है, और इसमें सबको मिलके आगे आना होगा, हमारे प्लेटफॉर्म्स को, ऑडियंस को सबसे ज़्यादा। जो गाने पसंद आते हैं लिखिए ना उनको, या जो नहीं पसंद आते हैं कहिए कि हमें नहीं पसंद आया आपका ये गाना। तो बट डेफिनेटली क्रेडिट में मैं पिछले सालों में मैंने तब्दीलियाँ देखी हैं, बदलाव आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले जैसा है, बदलाव आ रहा है। Now, coming back to your milestone, 100 songs, 10 years in the industry, looking back, what would you say was the major learning experience in your career so far? ऑडियंस को कम नहीं आंकना चाहिए। वो आपके एट पार है, वो कभी कभी आपसे ज़्यादा समझदार है। हम बुद्धू ना समझे ऑडियंस को, मैं नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस बहुत इवॉल्व है, और जिस जनरेशन को, जेनजी को, जो हम लोग बहुत वो करते हैं कि यार ये ऐसे, बाय फार मुझे लगता है कि कम से कम मेरे केस में तो उन्होंने जितना प्यार दिया है मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो एक तो ऑडियंस को लेके, दूसरा मुझे लगता है कि जो एक एक्सप्रेस करने का जो एक फ्रीडम है गानों में, वो जितना रह सके उतना अच्छा है। वो कभी कभी आजकल थोड़ा वो क्लोस्ट्रोफोबिक लगने लगता है कि जब इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, इधर से प्रेशर, कि ये वर्ड नहीं समझ में आएगा, ये गाना लंबा हो गया, ये हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इश्क है अपने आप में एक बहुत अलग ही एग्जाम्पल है। लंबा गाना है, कव्वाली है, मतलब ऐसा लगता एक ऐसे शो का पार्ट है वो जो कि एकदम यंग एडल्ट का शो है, फिर भी वो गाना चलता है। और आज मेरे ख्याल से 4 दिसंबर को रिलीज हुआ था, आज भी वो गाना टॉप चार्ट में है। उसको मैं तो बार बार नहीं दबा रहा हूँ, पर कोई तो सुन रहा है। सो मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेशन की जो एक बात है ये होने देना चाहिए। Or you have obviously written for a lot of great actors, but who are some of the actors that you have not yet collaborated with but आप करना चाहते हैं? खान साहब, यार वो जो बाहें फैलाते हैं ऐसे, मुझे लगता है कि यार इसमें मेरा भी हिस्सा है कहीं, और बचपन से उनको देखा है वैसे। रोमांस के लिए उनसे बेटर और कौन है? मुझे बहुत पसंद है वो, एज एन एक्टर भी, ऐसे उनकी बातें सुनने में इतना अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है। रणबीर कपूर के साथ एक मन था, वो तो एनिमल में हुआ, ऐसा नहीं हो गया, मतलब ऐसा नहीं क्या होगा, आगे भी करना है। आपने किया उनके साथ काम? मुझे कभी मन है कि मैं भंसाली जी के साथ काम करूं, संजय लीला भंसाली। मुझे मतलब उनका जो एक विजन है ना, सिनेमैटिक विजन, वो मुझे बहुत ही कमाल लगता है। If you could give any advice to the person, like when you were 10 years ago, when you started out, to a younger Rajshekhar, what advice would you give to your past self? मेहनत करो, और मैं जितना रील्स से भागता हूँ बनाने से, वो ठीक नहीं है। थोड़ा करो, काम करो उस पर। रील्स मतलब वो मुझे ना सोशल मीडिया से बहुत वो होता है, मतलब मेरे से हो नहीं पाता है, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ उसमें। तो मुझे लगता है कि मैं बोलूँगा कि वो भी आने वाला है। आपने कहा 10 साल पहले ना, मैं कहूँगा वो आएगा, एक रियलिटी है। तो जितना उससे आप वो कर लें, और तुम्हारा दिन आएगा, ये बोलूँगा मैं ज़रूर। Before I wrap up,
व्हाट नेक्स्ट? अभी हमें पता है कि आप जैसा कोई है, सैयारा है, बट उसके बाद क्या? एनीथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट राइट नाउ? बहुत सारी चीज़ें मैं पहली बार मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है। मैं थका हुआ हूँ पर मुझे खुशी हो रही है। मेरे दिन 28-30 घंटे के होते हैं बट शायद सबसे कम नींद हो रही है मेरी, बट सबसे ज़्यादा सुकून में हूँ। That was lovely talking to you. Thank you so much for being so candid and all the best आपके upcoming projects के लिए. एक Thank तो you. मैंने कहा आपसे कि आप जैसा कोई मैंने already देखा है and I can't wait for everyone else to watch it when it releases. All the best for both of Thank these you. films and all your upcoming projects. Thank you. Thank you for watching.